हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन। मैं कुमिका आपके लिए लेकर आ गई हूँ ग्रेड 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक्स। वैसे पार्ट 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग द इक्वेशन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि ये वर्ड है कॉम्बिनेशन, इसी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है। जो हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो कितने होते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ये कंबाइन होके हमें देते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट हमें मिलता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये आप हाईलाइट करके रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट आर सिंथेसिस रिएक्शन। तो सिंथेसिस रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो आपके बुक में भी एक्टिविटी में दिया हुआ है, द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम एंड वाटर ये जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं स्लेग्ड लाइम। आप ध्यान रखिएगा, मैं नॉर्मल वाली रिएक्शंस पे बता रही हूँ जो नॉर्मल नेम से आती है, फिर केमिकल फॉर्मूला से भी, क्योंकि ये रिएक्शंस होती कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा के आपको दे देते हैं एग्जामिनर्स कि क्विक लाइम एंड वाटर ये बनाते हैं स्लेग्ड लाइम। तो यहाँ पर जो क्विक लाइम और स्लेग्ड लाइम है, ये नॉर्मल नेम है या फिर हम बोलेंगे जनरल नेम है। क्विक लाइम जनरल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड का, जो आपने 9th में पढ़ा ही है। वाटर का फॉर्मूला तो हम सभी को आता ही है, H2O, और ये बनाते हैं स्लेग्ड लाइम, जो कि एक जनरल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्विक लाइम और वाटर जब साथ में आ रहे हैं तो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इनके केमिकल नेम्स भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हम लोग एक और टाइप भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन जरूरी नहीं कि केवल एक ही टाइप की रिएक्शन हो। कुछ रिएक्शन होती है वो एक से ज्यादा टाइप का भी एग्जाम्पल होती है, जैसे कि हमारी ये वाली रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी बुक के एक्टिविटी में दिया हुआ है कि when you will mix quick lime with water, there will be a change of temperature in the container in which this reaction is happening. उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है क्विक लाइम वाली, ये एक दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन का भी एग्जांपल है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वाली पर्टिकुलरली ये वाली जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। अब आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनको आप मार्क करके लिख के रख लीजिएगा। तो पहला एग्जाम्पल है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म वाटर। देन जो सेकंड एग्जाम्पल है आपका, वो है आपकी एक्टिविटी का रिएक्शन, जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्साइड वाला पढ़ा था, वो भी रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन व्हिच गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक और है इसका, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइनिंग टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जो कि है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉम्बिनेशन का एक और एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बट उसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसीलिए हम उसको कॉम्बिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन हम लोग
बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। तो बस वही है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स केमिकल, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नहीं बट एक बड़ा वाला केमिकल जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट में टूटता है। तो डीकंपोजिशन जो है वो एक तरीके से रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि दिस वाज रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर रिवर्स सिंथेसिस रिएक्शन, जिसके अंदर जो एक बड़ा सा सब्सटेंस है, लेट्स से आपका एक कंपाउंड है ए बी, और ये जो है ये ब्रेक डाउन होगा उसके कंस्टिट्यूएंट में, उसके कंस्टिट्यूएंट ए और बी में। तो इस तरीके से आपको एक जो सिंगल सब्सटेंस है वो डिकम्पोज होने के बाद में उसके कंस्टिट्यूएंट्स को जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा आफ्टर द रिएक्शन। तो दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती है ये बहुत अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि कोई भी चीज जो है उसको तोड़ने के लिए एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप नहीं टूटता है। तो वैसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर दिस डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन इसी के बेसिस पे तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो है फोटोलिसिस रिएक्शन। फोटोलिसिस, यहाँ पर फोटो का मतलब होता है लाइट एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो फोटोलिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर डीकंपोजिशन तो होगा ही, लेकिन वो डीकंपोजिशन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। सो ये जो रिएक्शन है इसमें कैटलिस्ट लाइट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। ये जो है ये लाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगेन दैट इज गिवन इन योर बुक इटसेल्फ एज एन एक्टिविटी, कि सिल्वर क्लोराइड को आपने एक चाइना डिश में रखा है एंड इट इज केप्ट अंडर सनलाइट। सो व्हाट विल हैपन? तो कुछ नहीं होने वाला, देयर विल बी अ डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट दैट आर सिल्वर एंड क्लोरीन, और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है। तो ये रिएक्शन एग्जांपल है डीकंपोजिशन का ही, प्लस ये कौन से टाइप का डीकंपोजिशन है? फोटोलिसिस टाइप का डीकंपोजिशन है। ओके, एंड द सेकंड टाइप ऑफ डीकंपोजिशन थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस, थर्मो का मतलब होता है हीट and lysis का मतलब again breaking. Example for thermolysis is the decomposition of ferrous sulfate. अब ये जो ferrous sulfate है ये heat की presence में decompose होगा into ferrous oxide, iron oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide. अब ये चीज यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये चीज जो है ये आगे आपको काम आएगी सेकंड चैप्टर में। ये जो फेरस सल्फेट है इट इज अ सॉल्ट एंड इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो है FeSO4 और इसके साथ में 7H2O साथ में होता है। मतलब इसके फॉर्मूला जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो है 7H2O के साथ में। जहां पर आप हीट करते हो तो ये जो वाटर है ये लूज कर देता है इस वाटर को इवोपरेशन से, ठीक है। अब ये जो है ये आपको सेकंड चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि ये 7H2O हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। ओके, सो जो FeSO4 का जो डिकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोलिसिस। जो थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन होता है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, अब ये इलेक्ट्रो से आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रो से हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो इसका मतलब ये है ये वो डिकम्पोजिशन होगा जिसमें करंट विल बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन। इस एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर। वी नो कि वाटर जो है वो हमेशा लाइट के प्रेजेंस में भी रहता है और हीट के प्रेजेंस में भी रहता ही है, बट कभी भी वाटर जो है वो उसके कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन नहीं होता। बट वाटर को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये आप कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। जब वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक चेंबर के अंदर लिया जाता है तो उस कंडीशन में वाटर गेट्स ब्रोकन अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट दैट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
और ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सेकेंड चैप्टर में भी आएगा, तो आप उस बने रहिए हमारे साथ में ताकि हम आपको ये तब एक्सप्लेन कर पाए। ओके, सो 3 टाइप की डिकम्पोजिशन हमने यहाँ पे पढ़ ली है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज नोन एज फोटोलिसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दैट इज नोन एज थर्मोलिसिस, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल बताइए, या फिर ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि हीट की प्रेजेंस में फेरस सल्फेट के साथ में क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट्स वो फॉर्म करेगा, तो वो भी आपको याद कर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो फोटोलिसिस वाला रिएक्शन आपने पढ़ा है, इसके जैसा ही एक और रिएक्शन होता है विद द सेम हैलोजन, जैसे जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, ये ब्रोमीन क्लोरीन ये दोनों हैलोजेंस ही है, ये भी जो है ये लाइट की प्रेजेंस में या फिर हम बोले तो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, एंड ये वाली जो रिएक्शन है यही रिएक्शन यूज होती है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इनकी स्केलेटल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ताकि हम साथ में इसकी बैलेंसिंग भी प्रैक्टिस कर लें। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम कंबाइनिंग विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल है। हियर सोडियम का एक ही एटम है और यहाँ पर भी सोडियम का एक ही एटम है, दैट मीन सोडियम बैलेंस्ड है। क्लोरीन, यहाँ पर 2 एटम्स है क्लोरीन के, यहाँ पर एक ही एटम है क्लोरीन का। नाउ वी नीड टू बैलेंस क्लोरीन। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम इसे? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में केवल 1 है, तो हम कोएफिशिएंट में अगर 2 लगा देते हैं तो क्लोरीन विल गेट बैलेंस्ड। बट यहाँ पर ये जो 2 कोएफिशिएंट है वो सोडियम के साथ में भी लग चुका है, तो अब हमें रिएक्टेंट साइड में भी सोडियम के साथ एक कोएफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 फ्रॉम दिस रिएक्टेंट एंड द अदर 2 फ्रॉम दिस रिएक्टेंट, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर होते हैं 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन है केवल 2। दैट मीन्स वी नीड टू बैलेंस दिस ऑक्सीजन। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन का ही नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इस रिएक्टेंट के साथ में आप अगर 2 लगा देते हैं तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2, टोटल हो गए 4। अब यहाँ पर भी आपको 4 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, तो आप क्योंकि यहाँ पे कार्बन एनी हाउ अनबैलेंस हो ही चुका है, तो इस कार्बन के सामने जो 2 लगा हुआ है हम यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पे कार्बन भी हमारे 2 हो गए, तो कार्बन भी हो गए बैलेंस, और ऑक्सीजन जो थे वो भी 4 हो गए। 2 फ्रॉम दिस रिएक्टेंट, 2 फ्रॉम दिस रिएक्टेंट, टोटल 4। यहाँ पर 2 into 2 4। तो इस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो हमें देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दिस ऑल्सो यू कैन सी कि सल्फर तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन आर अनबैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 4 है, बट प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन केवल 3 है, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हमारे जो टोटल ऑक्सीजन होते हैं वो हो जाते हैं 6। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर कोएफिशिएंट चेंज करेंगे तो हमारे सल्फर जो है वो अनबैलेंस्ड हो चुके हैं यहाँ पर 2 लगाने पर। तो अब हम यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ना लगाते हुए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो सल्फर भी बैलेंस हो जाएगा और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये थे रिएक्शंस, आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल जिनको हमने बैलेंसिंग भी सीख ली। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। और ये भी एक, इससे आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल ये भी बता दूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन या रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने सिंपलर कंस्टिट्यूएंट में टूट रहा है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गेटिंग ब्रोकन अप इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2
2 है। इन दिस साइड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 2 ही है, तो हमको इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम 3 यहाँ पर तो नहीं लगाएंगे, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप? इसको आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में हम 2 लगा देते हैं, तो हमारे हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 4 हो जाते हैं, और इधर 3 है, तो यहाँ पर अगर हमने 2 लगा दिया तो ये बैलेंस हो गया। 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल ऑक्सीजन 4, तो ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज डीकंपोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉपर कार्बोनेट। आप शायद पहली बार में इसको पढ़ रहे होंगे। कॉपर कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। सॉरी, यहाँ पर गलती से कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड आएगा। सो डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट गिव्स कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखते हैं, कॉपर 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है, तो कॉपर बैलेंस है। कार्बन 1 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या है? 3 है। मतलब ये वाली रिएक्शन जो है ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसी रिएक्शंस भी आ जाती है कि बैलेंस दिस रिएक्शन, और वो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होती है, और हमें लगता है कि इसको क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें इसको बैलेंस करना होगा, तो कुछ बच्चे उसको भी अटेम्प्ट कर देते हैं और बैलेंसिंग करना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई रिएक्शन आपको दिख रही है कि इट इज बैलेंस, तो आप लिख सकते हो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस ही है। देन नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। हमने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, यह है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर नाइट्रोजन एक है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब नाइट्रोजन भी हमारा अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। तो इस कंडीशन में हम क्या सबसे पहले बैलेंस करेंगे? प्रायोरिटी के हिसाब से नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करना होगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमने रूल पढ़ रखे। तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम रिएक्टेंट साइड पे इसके आगे कोएफिशिएंट लगा देंगे 2, तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब नाइट्रोजन जब बैलेंस हो जा रहा है तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो 6 हो जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी विल डू? नथिंग, हमें सिर्फ एक 3 लगाना है हाइड्रोजन के आगे, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। सो हमारी रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, बट हम लोग एक रूल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाते हैं कि कभी भी जब हम बैलेंसिंग द रिएक्शन करते हैं या इक्वेशन करते हैं तो उसमें हम सारी चीजें तो एकदम परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं, लेकिन हम स्टेट्स मेंशन करना भूल जाते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि बैलेंसिंग करते समय स्टेट्स को भी आपको मेंशन करना होता है। अब आप रिकॉल कर लीजिए कि कितने स्टेट्स हमें रिएक्शन की इक्वेशन में मेंशन करने हैं। एक है गैस, एक है लिक्विड, एक है सॉलिड और एक है एक्वस। तो अब हम इनमें भी स्टेट्स लिखते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए कि आप कैसे उसको मेंशन करेंगे इन द इक्वेशन। सोडियम, वी नो दैट सोडियम इज अ मेटल और ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसके साथ हम लिखेंगे S। क्लोरीन गैस है, and sodium chloride salt, this is also solid. Carbon monoxide, this is a gas. Oxygen again a gas, and carbon dioxide again a gas. यहाँ पर sulfur dioxide, this is also gas. Oxygen, this is also gas, and sulfur trioxide ये भी again gas है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग along with the states हो चुका है। Now decomposition reaction, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये एक्वस इन नेचर होता है, तो इसके साथ में आपको हमेशा लिखना है एक्वस, AQ, जो कि है डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर हमें पता ही है लिक्विड स्टेट में होगा एंड ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। ये कॉपर कार्बोनेट है, दिस इज सॉलिड इन स्टेट, कॉपर ऑक्साइड अगेन सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस इन स्टेट। अमोनिया, हमें पता है कि अमोनिया जो है इट इज अ गैस, तो दिस इज ऑल्सो गैसियस इन स्टेट। नाइट्रोजन अगेन अ गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी हो गई और कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स भी हमने लर्न कर। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी थर्ड रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही आपको कुछ ना कुछ इस रिएक्शन के बारे में समझ में तो आ ही रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक की पोजीशन को चेंज हो जाना, या किसी एक आयन या फिर किसी एक एलिमेंट का अपनी जगह को चेंज करके किसी और जगह पे चले जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी यही होता है। लेट्स से कि आपके पास में एक कंपाउंड है ए बी और ये रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट सी के साथ में या फिर कोई दूसरे कंपाउंड सी डी के साथ में। तो इसमें आफ्टर द रिएक्शन व्हाट विल हैपन, ये जो सी एलिमेंट है वो इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद कंपाउंड में आ जाता है एंड वो बना लेता है आफ्टर रिएक्शन ए सी कंपाउंड, और बी जो है उसको उसने उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब अपनी जगह से उसने हटा दिया। अब ऐसा होता क्यों है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब साथ में डिस्प्लेस करने वाला जो आपका एलिमेंट है या फिर आयन है वो इन दोनों, इस कंपाउंड के दोनों आयन्स में से किसी एक से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में मैग्नीशियम बीइंग अ मेटल ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और ये आफ्टर रिएक्शन क्या करता है, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद कंपाउंड बना लेता है MgCl2, और हाइड्रोजन जो है वो बेचारा डिस्प्लेस होके बाहर आ जाता है। This type of reaction is known as displacement reaction. अब इस इक्वेशन को भी हम लोग बैलेंस कर ही लेते हैं। यहाँ पर Cl2 है, हाइड्रोजन में 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक 2 आएगा एंड विल गेट द रिएक्शन बैलेंस्ड। अब इस रिएक्शन में आपको हमेशा ये याद रखना है, ये रिएक्टिव एलिमेंट था जिसने लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है किस एलिमेंट से, तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आप इस सीरीज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो रिएक्टिव है और जो नीचे के एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पोटेशियम है, तो पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम है, देन आप सीरीज देख ही सकते हो, और लास्ट में आप देख रहे होंगे सिल्वर एंड गोल्ड जो कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको हेल्प करेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिएक्शंस बनाने में भी और समझने में भी कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। सो हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आप देख ही रहे हैं हर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट सामने वाले रिएक्टेंट के से उसके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले रहा है। Now the fourth type of reaction is double displacement reaction. Sounds familiar क्योंकि अभी हमने displacement reaction पढ़ी है, तो ये भी कुछ displacement reaction के जैसी ही है। इसमें बट होता ये है कि double displacement reaction, double का मतलब क्या है? 2, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं होगा, यहाँ पर 2 एलिमेंट या 2 आयंस आइकन से वो डिस्प्लेस होंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसको हम समझते हैं ऐसे कि हमने कभी जैसे घर पे तो हम सब खेलते ही होंगे, उसमें आपने 5 थाल खेली होगी, तो उसमें हमेशा ये होता है एक पार्टनर एक्सचेंज होकर दूसरे पार्टनर के साथ में जाता है। तो उसमें कैसे पार्टनर एक्सचेंज होते हैं, तो कुछ उसी तरीके से लेट्स से कि यहाँ पर ए बी एक कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट है, और सी डी एक रिएक्टेंट है दूसरा। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये आफ्टर रिएक्शन बना लेंगे ए सी एंड बी डी। इसका मतलब ये है इसका जो पार्टनर था वो इसके साथ में चला गया और ये वाला जो पार्टनर है इसका वो इसके साथ में आ गया, तो एक एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ यहाँ पे। तो बस उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और 2 तरीके से आप पढ़ सकते हो, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसका पहला टाइप होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसके अंदर जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो आफ्टर द रिएक्शन एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है।
इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और यही प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के कारण इस रिएक्शन का नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जनरली आपने इसको पढ़ा होगा एज अ शॉर्ट फॉर्म पीपीटी, नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस इज प्रेसिपिटेट। ओके, और सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, रिकॉल कीजिए उसको। दोनों के मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ यहाँ पर। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइंस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे सिंपल एसिड से हमारा HCl कंबाइनिंग विथ NaOH and it will form salt NaCl and water। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये दो आयंस है इस कंपाउंड के ये दो आयंस है, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया आयंस का, और वी गॉट सॉल्ट एंड वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम देखते हैं, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। एंड इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये एक आयन था, ये दूसरा आयन, ये C आयन और ये D आयन, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एक्सचेंज हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पर ये जो BaSO4 है, ये बेरियम सल्फेट है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको नजर आएगा। दैट मींस ये ऐसा जब रिएक्शन होगी तो टेस्ट ट्यूब में एक व्हाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस की तरह दिखेगा, क्योंकि NaCl जो है वो तो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो एग्जांपल है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रेसिपिटेट जो बनते हैं वो अलग अलग कलर्स के भी बनते हैं। जैसे BaSO4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, वैसे ही अगर दूसरी कुछ रिएक्शंस होती है जिसके अंदर लेड जो है नाइट्रेट बनता है, तो लेड की प्रेजेंस की वजह से उसका प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है। अभी तक के हमने 4 टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा आपको याद होगा कॉम्बिनेशन में इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो रिएक्शन थी कैल्शियम ऑक्साइड की विद वाटर, वो एक एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन थी जिसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही थी। तो इसके साथ में हम ये भी पढ़ लेते हैं कि इन 4 के अलावा ये जो रिएक्शंस होती है ये एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, कि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। बिकॉज देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिनके अंदर जब रिएक्शन हो रही होती है तो हीट भी साथ में इवॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है उनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके जस्ट उल्टा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कि जब हो रही होती है तो ये साथ में अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम देखें एक्सोथर्मिक के एग्जांपल क्या होंगे, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल जिसको हम कंबक्शन भी बोलते हैं, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फ्यूल जब बर्न होता है तो हीट भी साथ में इवॉल्व होती है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन मैंने बताया ही था आपको। अभी जो हमने जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इवन आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, याद रखिए वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्जांपल्स है उसमें रेस्पिरेशन का अपोजिट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि जहां पेड़ होते हैं वहां पर ठंडक होती है। तो क्यों ठंडक होती है? क्योंकि पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो ट्रीज है वो अपने आसपास के सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड इलेक्ट्रोलिसिस वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
एंड बहुत सारे ऐसे अदर एग्जांपल्स भी हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अब आप ये सोचेंगे कि ये हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती क्यों है, तो इसका बेसिक रीजन ये है कि कुछ रिएक्शंस जब हो रही होती है तो उनके जो रिएक्टेंट्स है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनके जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं उनकी एनर्जी से। तो अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, तो वो अलोंग विद द रिएक्शन इवॉल्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है देन द रिएक्टेंट दोज हु आर मेकिंग दैट प्रोडक्ट। तो अब इस कंडीशन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से। तो इस कंडीशन में रिएक्टेंट अपने सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इसीलिए वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है और जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने पढ़ी थी मैग्नीशियम रिबन वाली, जिसमें मैग्नीशियम वाज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन में पढ़ा था हमने, इसको हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन तो है ही, बट इसके साथ में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करने पर ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है इन द प्रोडक्ट विद मैग्नीशियम। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन गेट्स एडेड, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ एलिमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल कॉपर और ऑक्सीजन का हम ले लेते हैं, जिसमें कॉपर में ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहा है कॉपर के साथ तो वो ऐड हो जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। तो ये भी एक हमारे पास में रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, मतलब इसका पूरा अपोजिट होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जा रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है इस कॉपर ऑक्साइड में से, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो याद रखिएगा रिमूवल का आर और रिडक्शन का आर, तो इससे आप याद रख सकने में आपको आसानी होगी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर आया तो रिडक्शन और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है ये साथ साथ में होती है, साइमल्टेनियसली होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है उसको हम अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो ऑक्स है वो आता है ऑक्सीडेशन से और ये जो रेड है ये डिनोट करता है रिडक्शन को। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंप्लीट साइमल्टेनियसली, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए तो एक ऐसा एलिमेंट होगा या एक ऐसा कंपाउंड होगा जो उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा उस एलिमेंट को कि आप भैया इसको ऐड कर लो अपने आप में। तो वो जो कंपाउंड होगा जो ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो जो रिमूव्ड ऑक्सीजन है उसको जो एक्सेप्ट करेगा कंपाउंड उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक कंपाउंड जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा कंपाउंड जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ये चीज भी ध्यान रखने वाली है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद अपने आप को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन के जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में। पहला एग्जांपल हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसको आप समझे, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अगर हम देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ में है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्टेंट साइड में CO2 है, एंड जब हम प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो गया है, चाहे कितने भी ऐड हो, 12 ऐड हुए हैं, बट यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर हुआ है एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ है वो रिड्यूस हुआ है इनटू ग्लूकोज। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर होने वाली है, दिस इज रिडक्शन। अब नेक्स्ट अगर हम इस वाटर को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वाटर है ये ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन को हम प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं तो इस साइड में ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हुआ, बट यहाँ पर हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और अगर हम आप इसको अगर आप लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, तो आप ऐसा लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा लिखना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। और जब आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे तो आप लिखोगे वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। तो दिस इज द वे हाउ यू विल राइट एंड गेट हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बन था ये रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन उसको दिया किसने, उसको ये हाइड्रोजन दिया वाटर ने। तो यहाँ पर जो ये वाटर है वो कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद अपने आप में होते क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वाटर है यहाँ पे, जो ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें, ऑक्सीजन में, और उसने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और यहाँ पे बात करें हम वाटर की, तो वाटर क्या हुआ है, वाटर यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे। और ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो कहाँ पे जाके मिला है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में मिला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हमारा वाटर था उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होके इस कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया। तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में जिंक और ऑक्साइड साथ में है, और जब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर इस जिंक में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। वेरी गुड। अब जब ये रिडक्शन हो रहा है तो इस ऑक्सीजन को किसने गेन कर लिया, कार्बन ने। तो कार्बन क्या हो गया यहाँ पे, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दिस कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट हो क्या रहा है, खुद ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसका स्टेटमेंट में हम ऐसे लिखेंगे कि जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो आपका जिंक ऑक्साइड है ये क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है कार्बन को ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो सिर्फ आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे। देयर आर अ लॉट मेनी कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट कि ऑक्सीडेशन में, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन स्टिल वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है। तो वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक चीज मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे आपको कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो तब हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहाँ पे खत्म होता है। और इस चैप्टर में मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस हमने देखा। देन वी हैव सीन हाउ टू राइट एन इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा कि जो रिएक्शन इक्वेशन आपने लिखी है उसको आप बैलेंस कैसे करते हो। तो बैलेंसिंग रिएक्शन के बाद में आई हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होता है उसके कंस्टिट्यूएंट में। एंड डीकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स हमने देखे, दोज वर
थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में। उसके बाद हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरीके की होती है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसका एग्जांपल देखा था हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसका एग्जांपल देखा था हमने। देन हमने जो लास्ट रिएक्शन जस्ट अभी पढ़ी, दैट वाज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सो विद दिस आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सी यू इन नेक्स्ट। सो स्टे ट्यून्ड टू रिमाइंड्स एजुकेशन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।